प्रॉफिट लॉस है ना इसमें तो। करो किशो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम। प्रॉफिट लॉस हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस की पहली बेसिक शीट। इसमें बेसिक बेसिक टाइप है। शीट मैंने अपलोड करवा दी, सभी बच्चों को शीट मिल गई प्रॉफिट लॉस की पहली। ठीक है, शीट मैंने बना के भेज दिया है, वो अभी टेक्निकल टीम ने अपलोड नहीं करी है, वो आज हो जाएगी थोड़ी देर में अपलोड। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों आज की कहानी को। कहानी आज की बहुत अच्छी, एकदम गोरी गोरी कहानी है, सुनिएगा अब दोस्तों आप लोग, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस, लाभ एवं हानि। पहली शीट है, बेसिक शीट है, बड़ी शीट है, ठीक है ना। चलिए। आनंदी ने एक मोबाइल 23% के लाभ पर 22,140 में बेचा। मोबाइल का क्रिया मूल्य क्या था? अगला टाइप बता रहा हूं, ये टाइप स्टेप पे 4 से 5 सवाल करवाऊंगा, सबसे बेसिक कि भाई इसमें आपको सीपी देके एसपी देके सीपी पूछ लेता है। डाटा आसान है तो 100% मान के, डाटा मुश्किल है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। आनंदी ने एक मोबाइल 23% के लाभ पर 22,140 में बेचा। मोबाइल का सीपी यानी कि क्रिया मूल्य क्या है? सीपी क्या होता है मेरे दोस्तों? 100%। एक बात बताओ, अगर मैंने मान लिया कि मोबाइल का क्रिया मूल्य 100% है, तो आपको 100% पर कितना लाभ हुआ? 23% का। तो सामान बेचा कितने में, मोबाइल बेचा कितने में? 123% में। जवाब दो। 100% पे 23% का प्रॉफिट हुआ, तो मोबाइल बेचा कितने में मेरे दोस्तों? 123% में बिका। तो 123% की वैल्यू ही सवाल में 22,140 रुपए दी है। 123% की वैल्यू ये दी है ना। और सवाल में आपसे पूछा क्या है? 100% क्रिया मूल्य यानी कि सीपी आपसे पूछा है। सीपी क्या होता है बच्चों? 100%। 100% की वैल्यू आपसे पूछी है। तो ये सबसे बेसिक टाइप है दोस्तों। दिखाई दिया ना सभी को कैसे करेंगे? अब बताओ कितनी बार जाएगा ये? 123 से एक बार मेरे दोस्तों, क्योंकि ये जो नंबर है ऐसा है जो 41 से तो कटना ही कटना है, 3 से भी कट रहा है, 2 2 4 4 1 8। 123 से कम 123, बचेगा आपका 984, तो 8 बार 180। 180 गुना है, तो 100% की वैल्यू भी 180 गुना होगी, यानी कि 18,000 रुपए। तो 18,000 रुपीज इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है, 18,000। मुझे लगता है इस आसान टाइप को सारे बच्चे समझ पाएंगे। बिल्कुल प्रॉफिट लॉस की तरह है, बिल्कुल प्रॉफिट लॉस की तरह, इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं है, ठीक है ना, जैसे अपन लोग प्रॉफिट लॉस में करते थे। बताओ बच्चों। अमित अपनी बाइक को 80,500 रुपए में बेचने पर अमित ने 15% का लाभ अर्जित किया। अमित को 15% का लाभ हुआ। अमित ने अपनी बाइक 80,500 में बेची। अमित ने अपनी बाइक किस कीमत पर खरीदी होगी? आपसे क्या पूछा है सवाल में? सीपी क्रिय मूल्य पूछा है। आप इस सवाल को परसेंटेज में भी कर सकते हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, इच्छा आपकी है मेरे दोस्तों। जैसे इस सवाल को अगर मैं फ्रैक्शन से बताऊं, अमित ने अपनी बाइक को 80,500 रुपए में बेचा, सेलिंग प्राइस दिया है, आपको 15% का लाभ हुआ। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, यही होती है 3/20। यानी कि मेरे दोस्तों नीचे बेस क्या होता है? नीचे होता है सीपी, नीचे होता है मेरे दोस्तों सीपी। अगर कॉस्ट प्राइस 20 है तो आपको 3 का प्रॉफिट हुआ। ऊपर है प्रॉफिट या लॉस, आपको 20 के समान पे 3 का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 23। 20 जमा 3 23। सीपी से एसपी का रेशियो आ गया, ठीक है ना। मैं 100% मान के भी कर सकता हूं पिछले सवाल की तरह। आपको सेलिंग प्राइस दिया सवाल में कितना? 80,500 रुपए। ये दिया सेलिंग प्राइस 80,500, बताओ कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 23 × 3 = 69, 11 23 5 115, 3500 गुना। तो 20 की वैल्यू भी 3500 गुना हो जाएगी, तो 3500 गुना 20 70,000 रुपए।
तो 70,000 रुपीज वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर है? ये तो सब बालकों का आंसर आ रहा है। चलो शुक्र है, कम से कम ऐसे सवालों का आंसर देने लायक तो बने तुम। ये बनाइएगा जल्दी से। अगला करो, बनाओ। एक मशीन 9% के लॉस पर 27,300 रुपए में बेची गई। आपसे पूछा लॉस ज्ञात करें। एक मशीन 9% के लॉस पर बेची गई है, 27,300 रुपए में सेलिंग प्राइस है। आपसे पूछा मशीन पर लॉस क्या होगा। जवाब दो दोस्तों, फटाफट करेंगे। देखो बात ध्यान समझनी है, हर वस्तु का जो सीपी होता है, क्रिय मूल्य, वो 100% होता है। 100% के सामान पे अगर आपको 9% का लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 100% के सामान पे 9% का लॉस हो तो सामान बिकेगा 91% में। 100 में से 9 घटाइए, 91% में। जबकि सामान बिका कितने में? 27,300 रुपए में बिका। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 91% की वैल्यू है। आपसे पूछा लॉस ज्ञात करें। आपको लॉस कितने का हुआ बच्चों? 9% का लॉस हुआ है। और आपसे मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, को लॉस कितने का? 9% का। तो आपसे 9% की वैल्यू ही पूछी गई है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 91% की वैल्यू है, 27,300, 9% की वैल्यू पूछे, बताओ कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 300 गुना है। तो 9% की वैल्यू भी 300 गुना होगी। 9 3 27, 2700 रुपए सवाल का आंसर है। सभी बच्चे फटाफट समझ पाए हैं, ए ऑप्शन। लॉस पूछा, यहां पे सीपी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीज पूछी गई है आप उस पर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि पहले सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लें, फिर घटा के लॉस निकाल लें। जरूरत नहीं है। लॉस पूछा तो डायरेक्ट लॉस निकालिए। ठीक है भाई? चलो नेक्स्ट। सवाल नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। जवाब दीजिए बच्चों, करो। जवाब देंगे सब लोग, करें। 70,150 रुपए में 23.33% के लॉस पर बेची गई वस्तु का क्रिय मूल्य ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। एक वस्तु को 70,150 रुपए में बेचा गया और आपको लॉस हुआ है 23.33% का लॉस। तो वस्तु का सीपी ज्ञात करें। देखो यहां परसेंटेज ऐसी है कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। इसको परसेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे 23.33% को? तो आप खुद सोचो, 20%। ऐसे ब्रेक करके मैंने सिखाया आपको। 20% प्लस 3.33%। अभी 20% का मतलब 1/5। 3.33% का मतलब 1/30। तो 30 तो एलसीएम आ जाएगा ऊपर, 6 प्लस 1 7/30, 7/30। तो 23.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/30। इसका मतलब क्या है कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 30 यूनिट है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, अगर वस्तु का सीपी 30 यूनिट है तो 30 यूनिट पे आपको 7 यूनिट का लॉस हुआ है। 30 पे आपको 7 का लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना है? 23, 23 यूनिट। ये सीपी से एसपी का रेशियो है। सवाल में आपको सेलिंग प्राइस दिया है, 23 यूनिट की वैल्यू दी है 70,150, और आपसे 30 यूनिट की वैल्यू पूछी है। ये क्वेश्चन हो जाएगा। बताओ 23 यूनिट की वैल्यू कितने गुना है? 23 तिया 69, बचेगा 1, जाएगा तो है नहीं 0। 23 पंजे 115, 3050। तो 30 की वैल्यू भी आ जाएगी। 3050 गुना करेंगे तो 915 00। 91,500 रुपए सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। ममता जी कह रहे हैं सर शर्ट बहुत अच्छी है। और का भाड़े पे लिए सुबह सुबह, अच्छा नहीं मिलेगा? 160 रुपये भाड़ा पड़े हैं इसका। बताओ 91,500 कर पाएंगे? जितना भी बालक लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, क्या आप इस टाइप का सवाल कर पाएंगे? डाटा इजी है तो 100% मान के बना लीजिए या रेशियो से बना लीजिए। लेकिन अगर इस तरीके से टिपिकल फ्रैक्शन परसेंटेज है
तो पहले आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर करो। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए प्रैक्टिस। इंपॉर्टेंट टाइप है इसलिए ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और इतना करवा रहा हूं कि आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल जरूरत नहीं कि आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो या मोटी मोटी किताबें खरीद रहे हो, है ना। है भैया, गूगल पे सर्च करो प्रॉफिट लॉस के बेस्ट 1000 सवालों की पीडीएफ, फिर वो पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से कर रहे हो, नहीं जरूरत है। जितना मैंने करवा दिया वो काफी है, और आपको इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अगला टाइप। नेक्स्ट टाइप। मुझे पता है कि आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल संतुष्टि हो रही होगी, है ना। वो है नहीं कि संतुष्टि। नेक्स्ट टाइप बनाए। करो जी, क्या आंसर है इस सवाल का, बताएं। क्यों नहीं होगा प्राची। जी, अगला टाइप बहुत प्यारा है, देखो इसी का एक एडवांस वर्जन है, सुनिएगा ध्यान से। पहले मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, फिर मैं संक्षिप्त में लिखना सिखाऊंगा। देखो, ये बोला गया है कि जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% का लॉस होता है। ठीक है, 21% का लाभ कमाने के लिए इससे कितने रुपए में बेचना चाहिए। चलो, ये आ गया जी। 21% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत में बेचना चाहिए। 21% का लाभ अगर कमाना है तो 121% में बेचना पड़ेगा, तो 121 यानी कि 11 का मल्टीपल। आप ही ऑप्शन से कर सकते हैं कि आंसर 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है ना, वो तो आप समझदार हुई। चलो भाई, डाटा काफी इजी है, तो मैंने मान लिया कि वस्तु का सीपी 100% है, वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100% है। पहली लाइन पढ़ो, आपने एक वस्तु को 355 रुपए में बेचा और आपको 29% का लॉस हुआ। 100% पे आपको 29% का नुकसान हुआ, 29% का, तो सामान बिका कितने में, माइनस करिए। तो 100 में से 29 घटाइएगा तो सामान बिका है 71% में। 100 में से 29 माइनस करेंगे, सामान बिका कितने में मेरे प्यारे दोस्तों, 71% में। 100 में से 29 माइनस करेंगे, जबकि सामान बिका है 355 रुपए में। बात क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 71% की वैल्यू 355 रुपए, 71% की। क्लियर है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों यहां से, 355/71। ये 1% की वैल्यू आ गई, 1% की वैल्यू। बात क्लियर है। सवाल में पूछा 21% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। 100% पर 21% का अगर मुझे लाभ कमाना है, 100% के सीपी पर अगर मुझे 21% का लाभ कमाना है, तो वस्तु को 121% में बेचना पड़ेगा। ये 1% की वैल्यू आई है, 121% की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 121, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। सभी को क्लियर हुई बात। यानी कि आपको 71% की वैल्यू दी है और आपसे 121% की वैल्यू पूछी है। आपको यह सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपके पेपर में सवाल आएगा तो आप केवल इतना लिखोगे जो बोर्ड पे है, कि आपने एक सामान को 355 बेचा, 29% का लॉस हुआ। 100 पे 29% का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में, 71% में। ये 355 71% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 355 को 71 से भाग दे दो, 1% का मान आ गया। बोला 21% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। 21% का लाभ कमाना है तो 121% में सेल करना पड़ेगा। 121% की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 121, यही बेसिक है मोहित। परसेंटेज पढ़ के आओ बेटा। 71 से 355 5 बार चला जाएगा, और 121 गुणा 5 आ गया 605 रुपए। यही सवाल का आंसर था। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट हो गया। तो आपको पेपर में केवल इतना करना है, पूरा नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों, अगला टाइप है ये। नेक्स्ट,
तीन चार क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस टाइप पर भी, इंपॉर्टेंट टाइप है, पेपर में भर भर के पूछा जाता है, थोक के भाव में बनाएंगे। जी बच्चों, क्या आंसर है इस सवाल का? सोफिया ने 12% के लॉस पर 46,068 की कीमत पर एक आईफोन बेचा। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना होगा? 18% का प्रॉफिट कमाने के लिए सोफिया ने एक फोन 46,068 में बेचा। यही है, सोफिया ने एक फोन 46,068 में बेचा 12% के लॉस पर। आप बताओ, 12% का लॉस, हर वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। 100% पे अगर 12% का लॉस हुआ है तो सामान बिका कितने में? 88% में बिका है। 100 माइनस 12 88% में बिका है, जबकि सामान बेचा कितना है? 46,068 में। ये 88% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू क्या आएगी? 1% का मान 88 से भाग दे दो, ये 1% की वैल्यू आ गई। आ गई। बोला अगर 18% का लाभ कमाना है तो मोबाइल को किस दाम पर बेचना पड़ेगा? 1% की वैल्यू है। 100% पे अगर 18% का प्रॉफिट कमाना है, क्रय मूल्य 100 पे 18% प्रॉफिट कमाना है, तो 118% में सेल करना पड़ेगा। 118, आपसे 118% की वैल्यू पूछी है तो मल्टीप्लाई भी 118 रुपीज, और ये सवाल का आंसर आ जाएगा। बोलो, बात खत्म। साउंड तो आ रहा है मोहित? 118। यार तक किसी बालक को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। अब मेरे को यहां से सॉल्व कर लेना है, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अब वैसे 88 में मेरे दोस्तों 11 आता है, तो 11 से तो कटेगा ही कटेगा। 11 अट्ठे 88 अभी। अब 11 चौक 44, 4 11 तिया 33, 33 के बाद 7 6, 11 चिंग नहीं, 11 चौक 44, 4 जीरो 11 33 7 6, 11 चिंग 66 और 10। कुछ गड़बड़ है क्या? दो बचेगा, सॉरी सॉरी। 11 अट्ठे 88, तो 11 चौक 44 के बाद दो बचेगा, 2 जीरो। 11 कम 11 9 6, फिर 11 अट्ठे 88, फिर 8 बच जाएगा, 11 अट्ठे 88। ठीक है ना? और ये 8 से, 8 पंजे 40, एक 8 दूनी 16, और ये जो है, या फिर 528 है ना, 4 से कट पाएगा। फिर 4188 है, 4 से कट पाएगा मेरे दोस्तों। 4 से, 4 दूनी 8, और 4 से 1 जीरो, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, और 2 से 59। ये करना है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर 1047 की गुणा करनी है 59 में, तो 7 नाम 63, एंड में 3 आएगा, तो ना ये आंसर है ना ये आंसर है। हालांकि आप यहां पे डिजिटल सम वगैरह का कंसेप्ट लगा सकते हैं, डिजिटल सम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1047 गुणा 59 है। डिजिटल सम का भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 4 1 5 7 12 3 हो जाएगा, 9 5 14 का 5 हो जाएगा, यानी कि 5 3 15 6। डिजिटल सम 6 आएगा, 6 3 9, 7 7 14 15 6 है, 6 3 9 7 7 12 5 17, ये 8 है। तो ऑप्शन यहां पे ए आ जाएगा। कैलकुलेशन छोटा प्रॉब्लम है, आप कर लोगे 1047 की 59 में गुणा। आजकल बड़े डाटा वाले कैलकुलेटिव सवाल आने लगे हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सिंपल कैलकुलेशन करनी है, जोड़ घटाना गुणा भाग, हर कोई बालक कर लेगा इसे। तो नेक्स्ट एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, बताओ। एक सवाल आपसे और पूछता हूं, करके बताइएगा जल्दी से क्या आंसर है। सब लोग करेंगे। एक आदमी एक पंखे को 557.75 रुपए में बेचता है और 15% का लाभ अर्जित करता है। 20% का लाभ कमाने के लिए उस पंखे को कितनी कीमत पर बेचना पड़ेगा? ये सवाल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी एक पंखे को 555.75 रुपए में बेचता है और 15% का लाभ होता है। 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे पंखे को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? ये बताइएगा।
जोड़ने की जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आप वैसे ही करो। आप अपना दिमाग भी लगा सकते हो मेरे दोस्तों। ठीक है जी। कैलकुलेशन करने के दसियों तरीके हो सकते हैं, हर आदमी अपने अपने स्टाइल में सोचता है। जैसे मैं ये क्या हो, हर वस्तु का सीपी क्या होता है, 100%। भाई क्रिया मूल्य क्या होता है, 100%। एक तरीका मैं आपको और दिखाता हूं, वो ज्यादा आसान रहेगा। दशमलव है ना, यहाँ पे दशमलव लग रहा है। 100%। 100% पे आपने कितना लाभ कमाया, 15%। तो सामान कितने में बिका, 115% में बिका, 115% में। जबकि सामान बिका कितने में, 557.75 रुपए में। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 115% में सामान बिका, 100% में 15% का लाभ हुआ, तो 115% में। और आपने पंखा बेचा है 557.75 रुपए में। बोला है 20% का लाभ कमाने के लिए पंखे को किस कीमत पर बेचना होगा। 100% पे अगर 20% का लाभ कमाना है तो पंखे को 120% में बेचना पड़ेगा, 120% में। और आपसे यहां पर 120% की वैल्यू पूछी गई है। यही ना, यही तो हो रहा है, बेसिकली यही तो हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर दशमलव है, और दशमलव से लगता है डर। देखो 115% की वैल्यू दी है, 120% की वैल्यू पूछी, 115 में क्या जोड़े कि 120 आ जाए, 5। भाई 115 और 5 120 होता है। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ 5% की वैल्यू क्या होगी, 5% की। दोनों तरफ 23 से भाग कर दो, 23 से। दोनों तरफ 23 से भाग दे दो, 23 से। ध्यान सुनिएगा, इस सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर है, तो मैं अप्रोक्स भी सोच सकता हूं, अप्रोक्स भी, मैं अप्रोक्स भी सोच सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। 115% की वैल्यू है ये। क्लियर है, 557.75। मुझे 5% की वैल्यू निकालनी है, 5% की बताओ क्या होगी, 5% की। बेटा दोनों तरफ 23 से भाग दूंगा ना, 23 से। यार थोड़ी सी बुद्धि को तेज करो, वरना ऐसे सवाल में तुम कैलकुलेशन करते रहे तो कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे, उत्तर नहीं आने वाला कभी। खुद बताओ, 115/23 5 होता है, इसको 23 से भाग दूंगा क्या आएगा। अरे भाग भी एग्जैक्ट देने की क्या जरूरत है, क्या लगभग 558 है। 558 को अगर मैं 23 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 23 से अगर मैं भाग दूंगा, 23 दूनी 46, बच जाएगा 9 8, 23 चौका 92, 23 चौका 92 लगभग 24 आ जाएगा, अप्रोक्स में 24 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, 558 को जब मैं भाग दूंगा 23 से, दोनों तरफ 23 से भाग दो, तो 23 दूनी 46, बच जाएगा कितना मेरे दोस्तों, 46 के बाद 9 8, 23 चौका 92 24। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 120% आएगा कि नहीं, लगभग कितना आएगा मेरे दोस्तों, लगभग आ जाएगा ये आपका 558 प्लस 24। 558 में 24 जोड़ेंगे 582 रुपए, 558 में 24 जोड़ेंगे 582 रुपए के आसपास। अप्रोक्सीमेट डी ऑप्शन आंसर है, खत्म। ऐसे होता है सवाल सॉल्व, ऐसे करना है बेटे, ऐसे करना है। कैलकुलेशन को कम करना सीखो। प्रॉफिट लॉस का सवाल इतना कैलकुलेटिव आने लगा है कि कंसेप्ट पूरी दुनिया को पता है, फिर भी सवाल पेपर में होता नहीं है बालकों से। क्यों नहीं होता सवाल, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी ज्यादा आती है। अरे इसको 558 रुपए मान लो कि 558 है, 557 पॉइंट, ऑप्शन कितने दूर दूर है, 10 10 रुपए का फर्क है। अब मुझे यहां से निकालने 5% की वैल्यू, दोनों तरफ 23 से भाग दो, 115 को 23 से भाग देंगे 5 आएगा, 558 को 23 से भाग देंगे लगभग 24 आएगा। इन दोनों को जोड़ दो आगे 120%, इन दोनों को जोड़ा लगभग कितना आ गया मेरे दोस्तों, 582 रुपए। तो अप्रोक्स 582 रुपए आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहां से बात समाप्त, ये होगी जी बात खत्म। सर 23 से क्यों, मनवीर, 115% से 5% पे आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 115 को 23 से भाग दूंगा तभी तो 5 आएगा बेटे, मुझे 5% की वैल्यू चाहिए। 115 से 5% निकालने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। क्या करना पड़ेगा, 23 से भाग 115/23 5 होता है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ।
तो ये कैलकुलेशन के तरीके हैं जिससे आप अपनी कैलकुलेशन को कम कर सकते हो। बताओ अगला टाइप, सवाल नंबर 28 और 29, दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस टाइप के, दो सवाल बनाए, जल्दी जल्दी करो। कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर एक आदमी को सेलिंग प्राइस पर 15% का लॉस होता है। सेलिंग प्राइस पर, वस्तु के कॉस्ट प्राइस पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली लाइन देखो, कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर किसी आदमी को वस्तु के सेलिंग प्राइस पर, विक्रय मूल्य पर 15% का लॉस होता है। क्या इस पहली लाइन से आप वस्तु का सीपी या क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते? जवाब दो, नहीं निकाल सकते। किसी वस्तु को 640 रुपए में बेचकर एक आदमी को उसके सेलिंग प्राइस पर 15% का लॉस होता है। क्या आप यहां से एक सीपी निकाल सकते हैं? क्यों चाहिए मुझे सीपी? मैं क्यों निकालूं? पागल कुत्ते ने काटा है? नहीं, अगली लाइन में मुझे सीपी पर 15% प्रॉफिट निकालना है, तो सीपी की जरूरत पड़ेगी। एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं। आपने कोई सामान 640 रुपए में बेचा और आपको 15% का लॉस हुआ। 15% का लॉस सेलिंग प्राइस पर, सेलिंग प्राइस पर 15% का लॉस हुआ। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है। 3/20 यानी कि अगर आपका सेलिंग प्राइस 20 है तो आपको लॉस हुआ है 3, तो सीपी कितना होगा? 20 के समान पे 3 का लॉस हुआ तो कॉस्ट प्राइस होगा 17 यूनिट, 17 यूनिट लॉस, 17 यूनिट सीपी होगा। आपने एक सामान को 640 रुपए में बेचा, सेलिंग प्राइस कितना है? 20 यूनिट, ये 20 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? बटे 20। अरे भैया सेलिंग प्राइस कितना है? 20 यूनिट। आपने एक सामान को 640 रुपए में बेचा गया, 640 रुपए में बेचा, सेलिंग प्राइस है 20 यूनिट, ये 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 20 से भाग दे दो। सीपी कितना है? 17 यूनिट। 17 यूनिट की वैल्यू निकाल ली तो मल्टीप्लाई बाई 17। ये आ गया जी वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। अगर मुझे सवाल में वस्तु का सीपी पूछा होता तो ये आ जाता। अब इस सवाल को पूरी तरीके से भूल जाओ, अगली लाइन पे ध्यान दो। क्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए? कॉस्ट प्राइस पर 15% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। अब खुद सोचो, कॉस्ट प्राइस पर अगर 15% प्रॉफिट कमाना है तो किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? भाई 3/20 का प्रॉफिट कमाना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ाया है। जिन बच्चों ने परसेंटेज रेशियो नहीं पढ़ा वो बड़े वाले भाड़ में चले जाओ, कूड़े में चले जाओ बालक, उनके नहीं आने वाला कुछ भी समझ में। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। 3/20 अगर प्रॉफिट कमाना है तो वस्तु किस दाम पर बेचना पड़ेगा? 23/20 में बेचना पड़ेगा। 23/20 मल्टीप्लाई बाई 23/20। 15% बढ़ाने का मतलब है, 15% प्रॉफिट का मतलब है कॉस्ट प्राइस को 15% बढ़ा दिया गया है, तो कितना हो गया? 115%। 115% को ही 23/20 कहते हैं फ्रैक्शन में। समझ में आई बात? बस ये कैलकुलेशन करनी है मेरे को। ठीक है जी, अब बताओ क्या आएगा जी? फटाफट करके बताइएगा सब लोग। 20 बीसीएम 400, 400 से कितना चला जाएगा? 1.6। अभी 1.6 गुणा 17 गुणा 23। अब देखो दशमलव तो आना ही है, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं, दो ऑप्शन। दशमलव तो आनी है, 400 से 640 जाएगा 1.6, 6 सत्ते 42, 2 2 3 6, एंड में 6 आएगा। सी ऑप्शन आंसर है 836.6। बात खत्म, आगे करने की जरूरत नहीं है। परमीत लॉस है बेटा, क्लियर? आगे चलेंगे, सवाल को ढंग से पढ़ो। वो लॉस था परमीत, गलत कर रहे हो आप। नेक्स्ट सवाल नंबर 29, एक ही क्वेश्चन कराया मैंने इस टाइप का, बनाएंगे जी अगला। अमित एक वस्तु को 167.4 रुपए में बेचकर 24% का लाभ प्राप्त करता है। 38% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु के विक्रय मूल्य को कितने % बढ़ाना चाहिए? अमित एक सामान को 167.4 रुपए में बेचता है और अमित को लाभ होता है 24% का। कितना लाभ होता है? 24% का।
24% प्रॉफिट होता है। बोला 38% का प्रॉफिट कमाने के लिए वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाना चाहिए। भाई पहले प्रॉफिट था 24%, अब प्रॉफिट करना है 38%, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा भाई? 14% बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? सेलिंग प्राइस 14, 14 मतलब 7, तो 7 का मल्टीपल आएगा। ये ऑप्शन 7 से कटता है, ये 7 से नहीं कटता, ये 7 से नहीं कटता, ये 7 से नहीं कटता। अकेला ऑप्शन है जो 7 से कटता, यही आंसर हो जाएगा, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। रोशन सवाल पढ़ो। छह सत्ते 42, दो दो तिया छह, छह आएगा भाई एंड में। चलिए खत्म। रोशन क्या कह रहे हो? थोड़ी तो बुद्धि का इस्तेमाल करो भाई। ये हो गया सॉल्व। अब देखिए, ये हमने कर लिया सीधा ऑप्शन से, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अमित एक, अरे थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करो, ये बुद्धि वाला चैप्टर है। बुद्धि है कि नहीं तुम्हारे अंदर? सवाल पढ़ो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो सवाल पढ़ो। 1 घंटे तक सवाल पढ़ते रहोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। इतना ही समय है। अमित एक वस्तु को 167.4 रुपए में बेचकर 24% का लाभ प्राप्त करता है। 48% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? सीपी होता है, ये क्या दिया आपको? सेलिंग प्राइस। अमित ने एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा और 24% का लाभ हुआ। 100% पे 24% का लाभ हुआ। सक्रिय मूल्य होता है 100%। 100% पे 24% का लाभ हुआ, तो सामान बेचा कितने में गया है? 124% में, 124% में। जबकि सामान बेचा कितने में गया है? 167.4 रुपीज में। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। सवाल में पूछा है 38% का लाभ कमाना है तो वस्तु के सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ाना पड़ेगा। पहले 24% का लाभ था, अब 38% कमाना चाहते हो तो कितना प्रॉफिट बढ़ाना, कितना सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा? 14%। तो आपसे 14% की वैल्यू, 24 से 38, 14% की वैल्यू पूछी है। बस इतनी सी कैलकुलेशन है। सॉल्व करना चाहते तो हो जाएगा भाई। 124 एकम 124 जाएगा, बचेगा कितना? ये 124 एकम 124, साथ में ऑप्शन से करना है, पर कोई बच्चा करना चाहता है तो सॉल्व ऐसे करना पड़ेगा। पूरा भाग देंगे, 124 एकम 124, बचेगा आपका 3। 7 में से 4 गया 3 और 6 में से 2 गया 4, 23.4, 23.4। तो पूरा जा ही नहीं रहा है भाई, कुछ गड़बड़ है। ये 62 से जाएगा, 62 से जाएगा, 62 से, क्योंकि 4 से कट नहीं रहा ना, 62 से जाएगा। 2% अभी 62 दूनी 124, बचेगा यहां से मेरे दोस्तों 234, 124 है ना, तो ये 4 और 6 में से 2 गया 4, 244 आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका 2.2 टाइम्स जाएगा। 162 चौका, सॉरी 62 चौका। ठीक है ना, कुछ गड़बड़ है क्या? दोनों तरफ 62 से डिवाइड कर लेते हैं, 2% हो जाएगा। 62 दूनी 124, बचेगा यहां से 3 और 6 में से 2 गया 4, 43.4। तो 62 सत्ते, सॉरी 62 सत्ते है 2.7 रुपीज। तो 2% की वैल्यू 2.7 है। आपसे 14% की वैल्यू पूछी है, देखो 7 गुना है, 2 से 14 7 गुना, तो 2.7 की वैल्यू भी 7 गुना होगी। 14 और 4.9, 18.9 रुपीज। ये उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 28 क्वेश्चन रॉन्ग। अबे तुम लोगों की बुद्धि सड़ चुकी है क्या? जंग लग गया उसमें? अबे भाई, विक्रीय मूल्य पर 15% का लॉस, विक्रीय मूल्य पर। ये लाइन पढ़ते क्यों नहीं ढकोस लो? है क्यों नहीं पढ़ रहे लाइन? हद होती है।
किसी सामान को 640 में बेचा और विक्रय मूल्य पर 15% का लॉस हुआ। विक्रय मूल्य पर 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/20। विक्रय मूल्य अगर 20 है तो 3 का लॉस हुआ है, तो सीपी कितना होगा? किसी सामान को 20 में बेचते हो तो 3 का लॉस होता है, तो सीपी कितना होगा? विक्रय मूल्य है वो 23 होगा भाई, 23 आएगा। 20 में बेचा, किसी सामान को 20 रुपए में बेचा है और 3 का लॉस हुआ, तो सीपी होगा 23। 640 20 यूनिट की वैल्यू है, तो आपसे 23 यूनिट की वैल्यू, यहां से 23 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 23 यूनिट की वैल्यू ये आएगा सीपी। फिर आपको सीपी पर 15% का प्रॉफिट कमाना है। सीपी पर 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20 प्रॉफिट कमाना है, तो कितने बेचना पड़ेगा? 23/20 में 20 हम 400 से 1.6 जाएगा। अब 3 तिया 9 छिक्का 54, यानी कि 4 आएगा एंड में, तो ये वाला है 846.4। डी ऑप्शन है 846.4। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। सवाल नंबर 30, अगला टाइप। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा और ये अब तक का जबरदस्त सवाल है, और सवाल आया है रेलवे के पेपर में। मजा आएगा सवाल करके। किसी वस्तु का क्रय मूल्य सी है और सेलिंग प्राइस एस है। जेड प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों सेम मात्रा में बढ़ाया जाएगा, दोनों समान मात्रा में बढ़ाया जाता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो बताओ जेड पे क्या फर्क पड़ेगा? जेड बढ़ जाएगा, जेड घट जाएगा, जेड कांस्टेंट रहेगा, या कैन नॉट बी डिटरमाइन। मैं पहले बता चुका हूं, प्रॉफिट या लॉस, और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने पहले कई बार बताया कि प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज जमीन आसमान का फर्क है। बताओ सौरभ, बेस एसपी है, करिए। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस सी है, सेलिंग प्राइस एस है। जेड प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है, प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को समान मात्रा में बढ़ाया जाता है, समान मात्रा में। तो पूछा गया है जेड का मान क्या होगा। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, एक बहुत प्यारी सी बात सुनेगा। पहले मैं बता रहा हूं सिंपल, जो टॉपर बालक सोचेगा, टॉपर वाला किस तरीके से सोचेगा कि चाहे हम प्रॉफिट निकालें चाहे हम लॉस निकालें, चाहे मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालूं चाहे मैं लॉस परसेंटेज निकालूं, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। यही होता है, प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। नीचे क्या आएगा? सीपी। ऊपर क्या आएगा मेरे दोस्तों? प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो ऊपर लॉस, और परसेंटेज में कितना? इनटू 100%। अब एक बार बताओ, किसी सामान को बेचने पर सपोज आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब हमने सीपी और एसपी दोनों को समान मात्रा में बढ़ा दिया। किसी वस्तु का हमने क्रय मूल्य भी 20 रुपए बढ़ा दिया और विक्रय मूल्य भी 20 रुपए बढ़ा दिया। अगर मैं किसी वस्तु का सीपी और एसपी दोनों को समान मात्रा में बढ़ा दूंगा तो प्रॉफिट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। प्रॉफिट क्या होता है बेटा? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है प्रॉफिट, यही होता है। अब मैं किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बराबर मात्रा से बढ़ा देता हूं। मैंने कॉस्ट प्राइस भी x रुपए बढ़ा दिया, हमने सेलिंग प्राइस भी x रुपए बढ़ा दिया। कॉस्ट प्राइस भी x रुपए बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस भी x रुपए बढ़ा दिया। तो प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस को भी x रुपए बढ़ाओ, सेलिंग प्राइस को भी x रुपए बढ़ाओ, दोनों घट जाएगा, ये प्रॉफिट सेम ही रहेगा। तो प्रॉफिट पे तो कोई फर्क नहीं रहा, लेकिन हमने कॉस्ट प्राइस को तो बढ़ाया तो कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा। यानी कि ऊपर वाली चीज तो रहेगी सेम, ऊपर वाली चीज तो रहेगी सेम प्रॉफिट, और नीचे जो बेस है वो जाएगा बढ़, कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा। आप बताओ, अगर किसी फ्रैक्शन में
अंश तो सेम है, नीचे का हर बढ़ गया तो फिर क्या हो जाएगी, वो वैल्यू घट जाएगी, तो जेड का मान डिक्रीज हो जाएगा। बी ऑप्शन। ये है टॉपर बच्चे के लिए कि जो है टॉपर बालक ऐसे सोचेगा। लेकिन जो गधे हैं, थोड़े से बेकार हैं, पढ़ने में कवाड़ हैं, वो किस तरीके से सोचेंगे, ध्यान से सुनेगा। एग्जाम्पल से बताना पड़ेगा उनको। जैसे वस्तु का सीपी है और ये एसपी है, आप मुझे बताओ, मान लेते हैं कि माना एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है और विक्रय मूल्य है 130 रुपए, तो आप मुझे खुद बताओ कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है उस सामान पे, 30 रुपए का, या परसेंटेज में कितना प्रॉफिट है, 30% का, है कि नहीं, बोलो। मान लिया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, विक्रय मूल्य 130 रुपए है, तो उस वस्तु पे प्रॉफिट कितने का, 100 रुपए का सामान 130 में बिक रहा है, 30% का प्रॉफिट है। 100 रुपए पे जो भी आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। अब बोला क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को समान मात्रा से बढ़ाया जाता है, समान परसेंटेज से नहीं बढ़ाया जाता, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को समान मात्रा में बढ़ाया जाता है, यानी कि क्रय मूल्य जितना बढ़ाया है विक्रय मूल्य भी उतना ही बढ़ाया। मैं अपनी मर्जी से एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। माना क्रय मूल्य को मैंने 20 रुपए बढ़ा दिया, क्रय मूल्य को 20 रुपए बढ़ा दिया, 100 रुपए से 120 कर दिया, विक्रय मूल्य को भी 20 रुपए बढ़ा दिया, 130 से 20 बढ़ा के 150 कर दिया। हमने सीपी को भी 20 रुपए बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस को भी 20 रुपए बढ़ा दिया, दोनों 20-20 रुपए बढ़ाए समान मात्रा में, तो प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। प्रॉफिट पहले भी 30 रुपए का था, ध्यान से देखो, प्रॉफिट आज भी 30 रुपए का है। बात क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, प्रॉफिट पहले भी 30 था, प्रॉफिट आज भी 30 है, प्रॉफिट पहले भी 30 था, प्रॉफिट आज भी 30 है, लेकिन पहले बेस क्या था, 100, आज बेस कितना हो गया, 120 हो गया। आज 120 रुपए पर 30 रुपए का प्रॉफिट है, 120 रुपए पर, पहले 100 रुपए पर 30 रुपए प्रॉफिट था, यानी कि कितना हो गया, 25%। 25% हो गया कि नहीं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का अमाउंट सेम रहा, पहले भी प्रॉफिट 30 रुपए था, आज भी 30 रुपए, लेकिन प्रॉफिट का परसेंटेज घट जाएगा, पहले प्रॉफिट 30% था, आज प्रॉफिट 25% हो गया, तो प्रॉफिट घट जाएगा, जेड का मान डिक्रीज हो जाएगा मेरे दोस्तों। बी ऑप्शन। सेम कहानी से लॉस में भी रहेगी, ठीक है जी। आयुष्य मैंने प्रॉफिट का एग्जांपल लेके समझा, आप लॉस का एग्जांपल लेके करोगे तो भी यही चेंज आएगा, तो भी यही कहानी रहेगी सेम टू सेम, ठीक है ना। लॉस क्या होता है, लॉस भी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होता है कि नहीं, तो लॉस तो सेम रहेगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी, नीचे वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये लॉस परसेंटेज भी डिक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल आयुष, ओके। तो देखो मैंने आपको दोनों तरीके समझाए, तेज बालक के लिए भी और गधे बालक के लिए भी, ठीक है। आप देख लो कौन सी कैटेगरी में आते हो तुम। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, मैं आपको दो क्वेश्चन करवाऊंगा यहां से, दो क्वेश्चन। सवाल नंबर 31 जवाब दीजिएगा। उसके लिए अंकुर एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। आ, अंकुर का डाउट है सर, अच्छा सर सीपी और एसपी दोनों को ही सेम परसेंटेज से बढ़ाएं तो, ओके, बहुत अच्छा डाउट है अंकुर भाई। चलो मैं आपसे पूछ ही लेता हूं सभी बालकों से। अंकुर भाई का डाउट है सर, अगर हम इस सवाल में, सेम यही सवाल में, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को हम सेम अमाउंट से ना बढ़ाकर, सेम मात्रा से ना बढ़ाकर, सेम परसेंटेज से बढ़ाएं तो, सेम परसेंटेज से, तो सर क्या होगा बताओ, करिए बच्चों, चलो हम आपसे पूछ लेते हैं, बहुत अच्छी बात पूछिए, ऐसे डाउट पूछने चाहिए बालकों को, हैं। अब पूछते क्या है सर, क्रय मूल्य क्या होता है, सर विक्रय मूल्य क्या होता है, सर प्रॉफिट क्या होता है, ये डाउट है। करिए बच्चों,
अगर इस सवाल में सेम अमाउंट से ना बोल के सेम प्रतिशत से बढ़ाते तो इस सवाल का आंसर होता जेड कांस्टेंट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? सीपी से एसपी का रेशियो। सपोज ये वस्तु का क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, आप उनका रेशियो ले लेंगे, रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों को ही समान परसेंटेज से बढ़ाया जाए। सपोज एग्जांपल के लिए हमने मान लिया कि दोनों को ही हमने 20% बढ़ा दिया, दोनों को ही मान लिया। एग्जांपल के लिए आपको मान लेते हैं कि हमने कॉस्ट प्राइस को भी 20% बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस को भी 20% बढ़ा दिया। तो कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस खुद का 1.2 गुना हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ाएंगे तो सेलिंग प्राइस भी खुद का 120% 1.2 गुना हो जाएगा। किसी संख्या को 20% बढ़ाते हैं तो वो खुद का 120% या 1.2 गुना हो जाती है। जब मैं रेशियो लूंगा तो 1.2 कट ही जाएगा, कट जाएगा ना, ये यानी कि ये तो कट ही जाएगा। तो रेशियो अभी भी उतना ही रहा जितना पहले था, जितना रेशियो पहले था आज भी रेशियो उतना ही रहेगा। तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, डाउट क्लियर भाई? आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर है 31, अगला टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लॉजिकल सवालों में आते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है भाई, केवल लॉजिक है, कॉमन सेंस से सोचना है। चलिए, 9 रुपए प्रति वस्तु की बजाय 12 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची गई कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अंतर 150 रुपए है। यदि इन वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 है, लाभ 20% है, तो 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 21 वस्तुओं का, बहुत प्यारा सवाल है। 31वां सवाल मेरे दोस्तों प्री के पेपर का पूछा हुआ है 2020 का। ये और इससे अगला सवाल, 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं एक जैसे। देखो मेरे प्यारे भाई, ये मैंने आपको एवरेज में भी सिखाई थी ये वाली बात, फिर से हम बता रहे हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैसे निकालेंगे? टोटल में चेंज, टोटल में चेंज बटे एक आर्टिकल में चेंज। वस्तुओं की संख्या कैसे निकालेंगे? टोटल में चेंज बटे एक आर्टिकल में चेंज। कुल बदलाव को एक वस्तु के बदलाव से भाग कर देंगे तो वस्तुओं की संख्या आ जाएगी। कुल बदलाव को एक वस्तु के बदलाव से भाग कर देंगे तो वस्तुओं की संख्या आ जाएगी। ध्यान सुनेगा, हिंदी में पढ़ो। 9 रुपए प्रति वस्तु की बजाय 12 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची गई कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 150 रुपए है। हमारे पास कुछ वस्तुएं, हमें नहीं पता कितनी वस्तुएं, हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं। हम उन वस्तुओं को 9 रुपए प्रति वस्तु की बजाय, ये पेन है मेरे पास, इस पेन को मैं 9 रुपए की बजाय अगर 12 रुपए में बेचूंगा, मेरे पास बहुत सारे पेन है, अगर मैं इन पेनों को 9 रुपए की बजाय 12 रुपए का बेचूंगा तो एक पेन के प्राइस में कितने का फर्क आया? 3 रुपए। मैंने एक पेन का प्राइस 3 रुपए बढ़ा दिया, एक वस्तु का प्राइस। सेलिंग प्राइस टोटल में कितना फर्क आया? विक्रय मूल्य में अंतर आ गया 150 रुपए का। तो आप हमें खुद बताओ कि यानी कि हमारे पास कितनी वस्तुएं होंगी? 50 वस्तुएं। बात क्लियर होगी कि नहीं? इतनी सिंपल सी बात है भाई। टोटल में फर्क आया 150 रुपए का और एक पेन के प्राइस में फर्क आया 3 रुपए का। तो यानी कि हमारे पास 50 वस्तुएं हैं। आगे का सवाल, ठीक है जी, बहुत सिंपल सी बात थी। एक्सपेक्ट मान के नहीं करना है, कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, ये आपके पास कंसेप्ट है, कोई फॉर्मूला नहीं है अंतिम है। दिस इज नॉट ए फॉर्मूला, ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। आप मार्केट से पेन खरीद के लाते हो, ये पेन आप बेच रहे हो 9 रुपए का। कितने रुपए का? 9 रुपए का। अब जो है, एक बात बताओ,
9 रुपए की बजाय आप इस पेन को 12 रुपए का बेचने लगो, तो आपने एक पेन का प्राइस 3 रुपए बढ़ा दिया, 3 रुपए। और आप खुद सोचो कि अगर टोटल आपको 150 रुपए ज्यादा कमाई हुई है तो आपने कितने पेन बेचे होंगे। अरे सड़ी हुई बुद्धि वाले, थोड़ी तो बुद्धि का इस्तेमाल कर लो। हद होती है यार किसी चीज की। तुम लोगों में बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है क्या भाई? इस हिसाब से तो हम कभी सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे, कभी भी। 10 साल भी पढ़ाते रहे तो भी सिलेबस नहीं पूरा होगा इस हिसाब से। जिस हिसाब से आपकी बुद्धि काम करती है, बिल्कुल बेकार। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। थोड़े दिमाग का इस्तेमाल करो, थोड़े दिमाग का इस्तेमाल करो। सपोज आपके पास एक्स वस्तुएं थी, एक्स वस्तुएं। कितनी वस्तुएं थी? एक्स वस्तुएं। एक्स वस्तुएं। पहले आप हर वस्तु को 9 रुपए का बेचते थे, तो सामान कितने रुपए में बिकेगा? इतने रुपए में। इतने रुपए में बिकेगा कि नहीं? अब आप एक्स वस्तुओं में से हर वस्तु को 12 रुपए का बेचते हो। कितने का? 12 रुपए का। पहले 9 रुपए का बेच रहे थे, अब 9 रुपए की बजाय 12 रुपए का बेचते हो। एक वस्तु 12 रुपए की है, तो एक्स वस्तु कितने की बिकेंगी? 12 रुपए की। तो पहले सामान बिकता था इतने में, आज सामान बिकता है इतने रुपए का। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 150 रुपए का। तो यहां से 3x बराबर 150 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। 150/3 50। ऐसे अगर मैं बता भी दूं और तुम समझ भी लो तो भी तुम बर्बाद ही हो। अगर मैं ऐसे इस बात को बता भी दूं और तुम्हारे समझ में भी आ जाए तो भी तुम बर्बाद ही हो, तो भी तुम्हारी नौकरी लगने के चांस 0 हैं, 0। ये तरीके से आपको तकलीफ भी होती है समझने में, तो भी यही समझना, ये नहीं समझना। सुन ली मेरी बात? इतनी कॉमन सी बात हम बता रहे हैं कि भाई पहले एक वस्तु 9 रुपए की बेच रहे थे, आज हम एक वस्तु 12 रुपए की बेच रहे हैं, तो हमने हर वस्तु को 3 रुपए महंगा कर दिया। 3 रुपए हर वस्तु महंगी कर दी। टोटल कमाई कितनी ज्यादा होगी? हमको 150 रुपए। टोटल कितनी कमाई क्या हुई? कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बीच अंतर 150 रुपए। पहले जितने रुपए कमाते थे, आज उससे 150 रुपए ज्यादा कमाते हैं। तो बताओ हमने कितनी वस्तुएं बेची होंगी? 150/3। टोटल में 150 का चेंज, एक वस्तु के प्राइस में 3 का चेंज, आ गई 50 वस्तुएं। 50 वस्तुएं हैं। अब आगे चलते हैं। यदि इन वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 रुपए है, यदि अर्जित लाभ 20% है, तो 21 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस ज्ञात करें। यदि इन वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 रुपए है, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 रुपए है, 50 वस्तुओं का, तो एक वस्तु कितने रुपए की होगी? अगर 50 वस्तु 250 रुपए की हैं, तो एक वस्तु कितने की होगी? 250/50, 5 रुपए की। एक वस्तु का सीपी आ गया जी 5 रुपए। 50 वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपए है, तो एक वस्तु 5 रुपए की होगी। आप कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? 20% का लाभ कमाना चाहते हैं, तो पूछा 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बताओ। 5 रुपए के सामान पर अगर आप 20% का लाभ कमाना चाहते हैं, 5 रुपए का 20% एक होता है, तो आपको हर वस्तु को 6 रुपए में बेचना पड़ेगा। आपको हर वस्तु को 6 रुपए में बेचना पड़ेगा, 6 रुपए में। पूछा गया 21 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। एक वस्तु 6 रुपए में बेचेंगे, तो 21 वस्तु कितने में बेचनी पड़ेंगी? मल्टीप्लाई बाई 21, 126 रुपए में। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो गया 126। छोड़ दीजिए शुभ व्यास। ठीक है भाई, आपको इस सवाल में इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, ये तो बेसिक है। सवाल में एक्चुअली में पूछा क्या था? सवाल में पूछा था 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ये पूछा था बच्चों, 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। आपको करना क्या था? पहले एक वस्तु का दाम निकालना था, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना था, और फिर उसकी गुणा कर देनी थी 21 से। 21 में छुपा होता है 7। 7 से कटने वाला ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है, यही आंसर हो जाएगा, बात खत्म। आप इस तरीके से करते पेपर में, तो ये है बेसिक। आपको आना जरूर चाहिए, लेकिन पेपर में करना नहीं था। पेपर में आपको ऑप्शन से ही करना था। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, एक और सवाल है, सही प्री लेवल है।
अगला सवाल भी प्री लेवल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग। चलो, चलिए करो बच्चों। दीपेश बहुत प्यार से पढ़ेगा, बहुत प्यार से, एक एक लाइन को बड़े प्यार से समझेगा, और परसेंटेज पढ़ा होगा अच्छे से तो और जल्दी कर पाओगे। दीपेश 120 रुपए का लाभ कमाता है यदि वह पेंसिल की कीमत 2.5 रुपए प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है। देखो, दीपेश एक लड़का है, उसके पास कुछ पेंसिल है, बहुत सारी पेंसिल है दीपेश के पास। दीपेश के पास बहुत सारी पेंसिल है। यदि वो एक पेंसिल को 2.5 रुपए के हिसाब से बेचता है, 2.5 रुपए की पेंसिल, 2.5 रुपए की पेंसिल बोली लगा के बेच रहा है, तो दीपेश को लाभ होता है 120 रुपए का। कितने का? 120 रुपए का। ठीक है बच्चों। अगर और 62 रुपए का नुकसान उठाता है यदि वह समान पेंसिल, उतनी ही पेंसिल, जितनी पेंसिल पहले बेच रहा था उतनी ही पेंसिल 1.85 रुपए प्रति पेंसिल में बेचता है। बहुत बढ़िया सवाल। दीपेश को 62 रुपए का नुकसान होता है अगर दीपेश उतनी ही पेंसिल 1.85 रुपए प्रति पेंसिल में बेचता है। पूछा गया है दीपेश के पास कितनी पेंसिल है। क्या पूछा गया सवाल में? दीपेश के पास कितनी पेंसिल है। इस साल के सीपीओ के पेपर में भी सवाल आया था, मास्क वाला, बहुत आसान सवाल था, बिल्कुल ऐसा ही बताओ। देखो, प्रॉफिट होता है पॉजिटिव, लॉस होता है नेगेटिव। पहले दीपेश को, जैसे दीपेश का इन्वेस्टमेंट है, पहले दीपेश को 120 रुपए का लाभ हो रहा था, 120 रुपए का लाभ। अब दीपेश को 62 रुपए का हो रहा है नुकसान। 62 रुपए का नुकसान हो रहा है मेरे दोस्तों, बॉर्डर लाइन से 62 रुपए कम में बिका सामान। तो टोटल में कितना चेंज आया? 120 और -62 कितना हो गया? 182। टोटल में कितना चेंज आया? 182 रुपए का। ये प्लस 120 और -62 का अंतर देखो, 120 और 62 का अंतर 182 रुपए है। टोटल में चेंज आया 182 रुपए का। एक पेंसिल के दाम में कितना फर्क आया? पहले एक पेंसिल 2.5 रुपए की बेच रहा था, आज एक पेंसिल 1.85 रुपए की बेच रहा है। तो एक पेंसिल के दाम में कितने का फर्क आया? एक पेंसिल के दाम में फर्क आया 0.65 रुपीज का। 0.65 रुपीज का। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो टोटल में फर्क आया 182 रुपए का, एक पेंसिल के दाम में फर्क आया 0.65 रुपीज का। दीपेश के पास कितनी पेंसिल है? भाग कर दो, दशमलव से 2 जीरो बढ़ जाएगा मेरे दोस्तों। बताओ, 13 पंजे 65, 13 से ये 1400 बार, और ये कितना आ जाएगा? 1400 को 5 से भाग देंगे 280। दीपेश के पास 280 पेंसिलें हैं। बी ऑप्शन यही सवाल का आंसर है, और मात्र 1 सेकंड में किया जा सकता है सवाल। दुनिया में कोई तरीका नहीं जो इससे जल्दी सवाल का आंसर निकाल के दे दे। टोटल में कितने का चेंज आया है? तो भैया वो पढ़ो सुबह व्यास, यहां क्या कर रहे हो? सुब्यास कह रहे सर मैंने परसेंटेज का लेसन नहीं पढ़ा इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं पढ़ा सुब्यास? जिस बच्चे ने परसेंटेज रेशियो नहीं पढ़ा है या उसने रिवीजन नहीं किया है, वो ये लेक्चर बिल्कुल ना देखे। बिना परसेंटेज और रेशियो पढ़े आप गणित नहीं सीख सकते। पहले परसेंटेज पढ़े, इसको बंद कर दें, रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने परसेंटेज रेशियो नहीं पढ़ा है या रिवीजन नहीं किया है वो ये लेक्चर बिल्कुल ना देखें। कोई फायदा नहीं, आप अपना केवल समय बर्बाद कर रहे हो, और हमारा भी और बाकी बच्चों का भी। ठीक है भाई, बिना परसेंटेज रेशियो पढ़े आप प्रॉफिट लॉस, CISI, मिक्सचर एलिगेशन नहीं सीख सकते, बिल्कुल नहीं सीख सकते। ठीक है भाई, कितनी आसान सी बात है। चलो 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए इस टाइप के। टाइप समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आया ये वाला टाइप तो कमेंट में यस लिखो सब लोग। ये टाइप समझ में आया तो कमेंट में यस लिखेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, अगला टाइप आपके सामने, और इस अगले टाइप पर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आठ सवाल करवाऊंगा इस टाइप पे। अगला टाइप बताइएगा जी।
नेक्स्ट टाइप 8 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ज्यादा, मतलब अभी तक मैंने जितने भी टाइप पढ़ाए हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। हमने परसेंटेज में आपको समझाया था एग्जाम वाला पैटर्न, याद है? एग्जाम वाला एक बॉर्डर लाइन के इस तरफ है, एक बॉर्डर लाइन के उस तरफ है, वही कंसेप्ट है। अगर किसी बच्चे ने परसेंटेज में एग्जाम वाला टाइप पढ़ा है तो उसके लिए मजाक बात है, ठीक है ना? चलो, लॉस का क्या मतलब होता है? कॉस्ट प्राइस से कम में बेचा गया। प्रॉफिट का क्या मतलब है? कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में बेचा गया। तो लॉजिक ये है कि परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपया में डिफरेंस। क्या चेक करो? परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस, इतनी सी बात है। पहले सवाल पढ़ते हैं, कोई अलग से बताने वाली चीज नहीं है। किसी वस्तु को 13.5% के लॉस पर बेचा जाता है। अच्छा जी, बड़े दुख की बात है, 13.5% के लॉस पर बेचना पड़ रहा है। यदि उस वस्तु को 1104 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 9.5% का लाभ होता। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। बहुत बेहतरीन सवाल। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रिय मूल्य, जो कि 100% होता है। एक सामान को 13.5% के लॉस पर बेचा जाता है, बॉर्डर लाइन से 13.5% कम में, कॉस्ट प्राइस से 13.5% कम में बेचा जाता है, 13.5% के लॉस में। यदि उस वस्तु को 1104 रुपए ज्यादा में बेचा होता, पहले जिस दाम में वस्तु को बेच रहे थे उससे 1104 रुपए अधिक में बेचा होता तो हमें 9.5% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? 9.5% का लाभ होता मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा है वस्तु का क्रिय मूल्य क्या है, बताओ। पहले कॉस्ट प्राइस से 13.5% कम में बेच रहे थे, अब कॉस्ट प्राइस से 9.5% ज्यादा में बेच रहे हैं, तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया? ये ऐड नहीं हो जाएगा? एक बॉर्डर लाइन के उस तरफ है, किस तरफ है, जुड़ जाएगा। 9.5 और 13.5 जुड़ जाएगा, बताओ कितना? 13 और 9 22 और 1 23, 23% का। परसेंटेज में कितना डिफरेंस आएगा? 23% का। रुपए में कितना ज्यादा में बेचा? 1104 रुपए। तो 23% की वैल्यू है 1104 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है भाई। तो 1% की वैल्यू क्या है बताओ? 23 से भाग देंगे, 23 चौका 92, बचेगा 18, 23 अट्ठे 184। 1% की वैल्यू आ गई 48 रुपए। आपसे पूछा है 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू आपसे पूछी ना, क्रिय मूल्य, लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्रिय मूल्य, 4800 रुपए आ गया। देखो, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए किया हूं। यही है बस इस सवाल का सॉल्यूशन, केवल इतना सा। ठीक है ना? तो देखो, ये सब चीज ज्यादा बेहतर तरीके से पकड़ने के लिए परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए। परसेंटेज खत्म, तुम्हारा जीवन खत्म, सरकारी नौकरी की फील्ड में तो। और सवाल पूछता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, मैंने पहली बोल दिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। बताएं, फटाफट करेंगे जल्दी से। एक टीवी को 8% के लाभ पर बेचा गया। अगर इसे 2533 रुपए कम में बेचा गया होता, 2533 रुपए कम में बेचा गया होता तो 15% का लॉस होता, 15% की हानि होती। बोले 18% का लाभ कमाने के लिए, 18% प्रॉफिट कमाने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 18% लाभ कमाने के लिए टीवी का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? बताओ। परसेंटेज में कितना? पहले 8% का प्रॉफिट था, 15% का लॉस है। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 23%। आप +8 और -15 का डिफरेंस, 23% का। रुपए में कितना डिफरेंस है? 2553 का। यही है। बोला 18% का लाभ कमाने के लिए टीवी का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? 100% पे टीवी का सीपी क्या होता है? 100%। 100% पे अगर आप 18% प्रॉफिट कमाओगे तो सामान को कितने में बेचना पड़ेगा? 118% में। तो आपसे 118% की वैल्यू पूछी, 118% की। बस ये मेरा कैलकुलेशन करना है। आंसर एग्जैक्ट डेसिमल में नहीं है, तो देखो केवल इकाई का अंक देख लो, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा इकाई के अंक से। भाई 3 से अगर 3 पे जाना है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा,
ये कितनी भी बार भाग हो एंड में 1 आएगा, तो यहां भी 8 की 1 में गुना, नंबर कुछ भी आए एंड में तो 8 ही आएगा। वो एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन यही करेक्ट है, मुझे पूरा करने की जरूरत नहीं है। बात समाप्त। आगे चलेंगे, जल्दी जल्दी करो बेटा। इस सीट में पता कितने सवाल है? 131 सवाल। और ये एक शीट है, ऐसी 6 सीटें। ठीक है, ऐसे घिसते रहोगे तो नहीं होगा फिर। बताओ जल्दी से। एक और क्वेश्चन आपके सामने, जवाब दें। एक ही स्टेप का सवाल है रोहित, इतना तो लिखना पड़ेगा बेटा। नेक्स्ट सवाल, ऐसा नहीं कि केवल प्री के पेपर का ही पॉपुलर है, ये 2018 के मेंस में पूछा गया था एज इट इज, मुझे जवाब दे दो। चलो बच्चों, क्या आएगा? एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती, एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% का लॉस होता। कितना लॉस होता? 8% की हानि होती। ठीक है। यदि वही वस्तु 536.25 में बेची जाती है तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? यदि उसी वस्तु को 536.25 में बेचा जाए तो प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? आपको सीपी निकालना पड़ेगा। पहले पहले एक वस्तु पे 14% का प्रॉफिट था, अब 8% का लॉस है, तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया? +14 में से -8 घटाएंगे 22%। 22% का। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। परसेंटेज में डिफरेंस 22% का। रुपए में कितना डिफरेंस आया? 121 रुपए कम में बेचा गई है। पहले 14% का प्रॉफिट था, अब 8% का लॉस है, 22% का डिफरेंस आया। रुपए में कितना हुआ डिफरेंस? 121 रुपए। तो 22% की वैल्यू 121 रुपए है। कितने गुना? तो ये आ जाएगा भाई 22 पंजे 110, 11 22 पंजे 110, 5.5 गुना। तो 100% की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों? 100% की वैल्यू 5.5 गुना कर देंगे। 100% का 5.5 गुना 550 रुपए, यानी कि 550 रुपए वस्तु का क्रिय मूल्य आ गया। सीपी 550 रुपए वस्तु का क्रिय मूल्य आ गया। अब पूछा क्या है? 550 रुपए का सामान अगर 536.25 रुपए में बेचा जाए, 550 रुपए का सामान अगर 536.25 रुपए में बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? 550 रुपए का सामान अगर 536.25 रुपए में बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? पहले तो ऑप्शन से देखो, 550 का सामान 536 में बेचा, कम में बेचा है, तो प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, लॉस ही होगा। ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, वाले ऑप्शन। इन दोनों में से एक आंसर है। अब एक ऑप्शन है लॉस का 2.5%, एक है 5%, तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूंगा नहीं, अप्रोक्स करूंगा। 550 का सामान 536 में बेचा, लगभग 14 रुपए का लॉस है। कितना होता है? अगर 550 रुपए का 5% में निकालें तो 25 रुपए से ज्यादा आएगा। 550 रुपए का अगर मैं 5% में निकालूं, 500 रुपए का 5% ही 25 होता है, तो यानी कि 5%, 25 तो है नहीं, 14 ही रुपए का लॉस है। इसका मतलब 5% से कम ही लॉस है। ए ऑप्शन आंसर है। 2.5%। खत्म, आगे नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहे हो, अरे ऑप्शन से देखो ना। 550 का 5% तो ये होता ही नहीं है। 550 का 5% तो 25 रुपए से भी बड़ा आएगा, ये तो 14 रुपए पे ही है, यानी कि 5% से कम ही लॉस है। पहला ऑप्शन। इतनी कैलकुलेशन आपको करनी है केवल पेपर में। ठीक है जी। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने आगे। ओके, एक और सवाल, सवाल नंबर 36, जवाब दीजिएगा। इस सवाल का आप आंसर मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। ऐसा ही सवाल है, सीजीएल 2022 के पेपर का पूछा हुआ, बनाए। करो सवाल को और मुझे करके बता दो।
सब बच्चों का आंसर आ गया सी ऑप्शन, 5200 रुपए। अब जिसका नहीं आया मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता भाई, 3 सवाल मैंने करा दिए, चौथे को करने की आपकी खुद के दिमाग में ताकत होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, सवाल नंबर 37। एक सवाल और ऐसा ही, ये लगभग हर एक एग्जाम में आ चुका है, बिल्कुल सेम ही सवाल है, बस यहां पे रुपए ना लिख के वेरिएबल में लिखा हुआ है। वैसे सेम क्वेश्चन है, रुपए ना लिख के वेरिएबल में लिखा हुआ है। बताओ, यदि एक वस्तु को x रुपए में बेचते हैं तो L% का लॉस है, इस वस्तु को y रुपए में बेचते हैं तो P% का लाभ है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। बहुत बढ़िया सवाल। एक वस्तु को x रुपए में बेच रहे हैं तो आपको लॉस हो रहा है कितने का, L% का। सामान को y रुपए में जब बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है P% का। आप खुद बताओ भैया, y रुपए में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, x रुपए में बेचने पर नुकसान हो रहा है, इसका मतलब y का मान बड़ा है x से। भाई प्रॉफिट कब होगा, जब आप सीपी से ज्यादा दाम पे बेचेंगे। लॉस कब होगा, जब सीपी से कम में बेचेंगे। y रुपए में बेचने पर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो y बड़ा है, x में बेचने पर नुकसान हो रहा है तो x छोटा है। सिंपल सा आपको करना है, परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया, तो प्लस p में से माइनस l को घटाओ। क्या आएगा, p में से जब माइनस l को घटाएंगे तो p प्लस L% होगा। तो परसेंटेज में डिफरेंस आया मेरे दोस्तों। ये लिखने की जरूरत नहीं, अलग से कोने में भी, ज्यादा लिखना आपके दिमाग को सड़ाता है और इतना स्लो और बेकार कर देता है कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। P प्लस L%, रुपए में कितना फर्क आया भाई, पहले ये x रुपए में बेच रहे थे, अब y रुपए में, y माइनस एक्स, y बड़ा है x से, y माइनस एक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, पहले सामान को x रुपए में बेच रहे थे, अब y रुपए में बेच रहे हैं तो y माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, तो P प्लस L% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहां से 1% की वैल्यू, ये P प्लस L नीचे आ जाएगा, y माइनस एक्स बटे P प्लस L, y माइनस एक्स बटे P प्लस L, ये 1% की वैल्यू आ गई। आपसे CP पूछा है क्रिया मूल्य 100%, तो 100% की वैल्यू पूछिए तो बच्चों दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे तो 100 इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन पी प्लस एल आएगा। ये दो ऑप्शन सेम लिख दिए यहां पे गलती से, चलो 100 इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन पी प्लस एल, सी ऑप्शन आंसर है। आंसर क्या है, सी ऑप्शन, 100 इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन पी प्लस एल। तो अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल बच्चों, सवाल नंबर है आपके सामने 38। चलिए, टाइप चेंज नहीं हो रहा, अभी सेम टाइप चल रहा है, लेकिन हर टाइप में अलग तरीके की चीज देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक ही भाषा पे 10 सवाल लिख दिए, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चों की सोचने की क्षमता ही नहीं बढ़ती उससे। चलिए, अगर सेम टाइप पर सवाल आ गया टिपिकल परसेंटेज में तो कैसे करेंगे, इस तरीके का सवाल बनाओ, इस तरीके का सवाल बनाएं। यदि एक वस्तु 16 सही 2/3% लॉस की बजाय 12.5% के प्रॉफिट पर बेची जाए तो आदमी 1533 रुपए अधिक प्राप्त करता है। उस वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात करें। बताओ, यदि एक वस्तु 16 सही 2/3% लॉस की बजाय 12.5% के लाभ पर बेची जाए तो उस आदमी को 1533 रुपए ज्यादा मिलते हैं। आदमी को उस वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य क्या है। यहां पे डाटा बहुत टिपिकल है, यहां तो सीधा नहीं घटा सकते इन दोनों परसेंटेज को। पहले क्या हो रहा था, पहले आप सामान को बेच रहे थे 16 सही 2/3% के लॉस पे। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। 1/6 लॉस की बजाय अब क्या कर रहे हो आप, 12.5% के प्रॉफिट में बेच रहे हो। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8। तो हमें 1533 रुपए अधिक मिलते हैं। तो वही हमने क्या सिखाया है कि डाटा आसान है तो 100 मान के कर लो, और मुश्किल है तो क्या है, ये जो सड़ी हुई फ्रैक्शन है इनका जो डिनोमिनेटर, इनका एलसीएम ले लो।
6 और 8 दोनों का एलसीएम क्या है? 6 8 दोनों से कटने वाला नंबर 24। तो मैंने ये मान लिया कि माना वस्तु का जो सीपी है वो 24 यूनिट है। माना वस्तु का जो क्रिया मूल्य है वो 24 यूनिट है। मैंने सीपी को 24 यूनिट मान लिया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो पहले सामान पे 1/6 का लॉस हो रहा था। तो 24 का 1/6 कितना होता है? 24 का 1/6 होता है 4। तो पहले सामान पे आपको 4 यूनिट का लॉस था, 4 यूनिट का लॉस पहले। अब आपको 12.5% का प्रॉफिट होने लगा। तो 24 का 12.5% यानी कि 1/8 कितना होता है? 3। अब आपको 3 यूनिट का प्रॉफिट है। तो पहले आपको 4 यूनिट का लॉस था, अब 3 यूनिट का प्रॉफिट है। तो डिफरेंस कितने का आया मेरे दोस्तों? 7 यूनिट का आया डिफरेंस की नहीं? पहले 4 का लॉस था, पहले 4 का लॉस था, अब 3 का प्रॉफिट है। तो डिफरेंस कितने का है? 7 का। अभी 3 में से -4 घटाएंगे, माइनस माइनस +7 हो जाएगा कि नहीं? रुपए में कितना फर्क आया? 1533 का। तो 7 यूनिट की वैल्यू ही 1533 रुपए। बताओ कितने गुना? 7 दूनी 14, बचेगा 1, 7 एकम 7, 6 7 नाम 63, 219 गुना। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई बच्चों 219 रुपए। आपसे वस्तु का सीपी 24 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 24 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 24 गुणा 219 रुपए, यानी कि 4 नाम 36, एंड में 6 आएगा। ये आंसर है ए ऑप्शन 5256। बात खत्म। कर पाओगे? तो अगर इस टाइप का सवाल आता है, हालांकि एक दो बार ही आया है, तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करिएगा, ठीक है ना? इस तरह की नॉर्मल परसेंटेज है तो घबराने की कोई बात ही नहीं, 100 मान के सीधा हो रहा है। यहां पे आपकी थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बच्चे 39, करिएगा। अभी कहानी चेंज नहीं हुई है, वही टाइप चल रहा है। बताओ। सेम टाइप है अभी, बताइए। एक व्यापारिक वस्तु को बेचकर 29% लाभ अर्जित करता है। यदि वह सेलिंग प्राइस में 90 रुपए की वृद्धि करता है, यदि वह सेलिंग प्राइस में 90% बढ़ाता है सेलिंग प्राइस को, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़कर 37 हो जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज। यदि वह 20% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? सुनो, एक बात ध्यान से सुनेगा। सेलिंग प्राइस में चेंज, तो किसी वस्तु पर या तो प्रॉफिट होगा बेचने से या लॉस होगा। किसी वस्तु को बेचने से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है? एक ही चीज होगी। प्रॉफिट या लॉस को अलग अलग मत समझा करो, एक ही बात समझा करो। लॉस एक निगेटिव प्रॉफिट है ना? लॉस जो है वो एक निगेटिव प्रॉफिट है मेरे दोस्तों। मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एक्चुअल वैल्यू की। ये कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस, अनपढ़ आदमी इस बात को जानता है। अब ऐसे समझो, अनपढ़ आदमी की तरह। पढ़े लिखे का दिमाग छोड़ दो, पढ़े लिखे का दिमाग बेकार होता है, कबाड़। पढ़े लिखे में बुद्धि नहीं होती। अनपढ़ आदमी की तरह समझो प्रॉफिट लॉस। इस पेन को मैं 5 रुपए में बेचता हूं, 5 रुपए में, तो मुझे कुछ ना कुछ फायदा होगा। अब मैं इस पेन को 5 रुपए की बजाय 7 रुपए में बेचने लगूं, तो मैंने पेन का सेलिंग प्राइस 2 रुपए बढ़ा दिया, तो मेरा प्रॉफिट भी 2 रुपए बढ़ जाएगा कि नहीं? भाई इस पेन को मैं 5 रुपए में बेचता हूं, 5 रुपए में, चलो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। अब इस पेन को मैं 5 रुपए की बजाय 7 रुपए में बेचने लग गया। भाई बाज का नहीं है पेन, आज से 7 रुपए का है, तो मैंने पेन का सेलिंग प्राइस भी 2 रुपए बढ़ा दिया, 2 रुपए, तो मेरा प्रॉफिट भी 2 रुपए बढ़ जाएगा। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य में जितना चेंज करोगे, प्रॉफिट या लॉस के अमाउंट में भी उतना ही चेंज आएगा। जितना चेंज आप सेलिंग प्राइस में करोगे, प्रॉफिट लॉस के अमाउंट में, अब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो लॉस, प्रॉफिट लॉस के अमाउंट में भी उतना ही चेंज आएगा। इस पेन को हम 5 रुपए का बेच रहे थे, मेरी आत्मा को कुछ प्रॉफिट हो रहा है। अब पेन को 5 रुपए की बजाय मैं 7 रुपए का बेचना शुरू कर देता हूं मार्केट में, तो मैंने पेन 2 रुपए महंगा कर दिया, सेलिंग प्राइस 2 रुपए बढ़ा दिया, तो मेरा मुनाफा भी 2 रुपए बढ़ जाएगा।
क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर। इतनी नॉर्मल लॉजिकल सी बात है, यहां पर यही तो किया गया है कि एक वस्तु को बेचने से व्यापारी को 29% का लाभ होता है। व्यापारी ने सेलिंग प्राइस 90 रुपए बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 37%। तो बताओ मेरे दोस्तों, प्रॉफिट 29% से 37% हो गया। प्रॉफिट बढ़ा कितना? 8%। 29 से 37, प्रॉफिट बढ़ा 8%। क्यों बढ़ा? क्यों बढ़ा प्रॉफिट 8%? क्योंकि आपने वस्तु को 90 रुपए महंगा कर दिया, वस्तु का सेलिंग प्राइस 90 रुपए बढ़ा दिया, तो 8% की वैल्यू ही 90 रुपए के बराबर है। बोला यह गया है वस्तु को 20% लाभ पर बेचना हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचना हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 100% के सीपी पर 20% का लाभ कमाना चाहते हैं तो वस्तु को 120% में सेल करना होगा। 100% पे 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो वस्तु को 120% में, 100 पे 20% का प्रॉफिट 120% में सेल करना पड़ेगा। ये निकालना है। 8 से 120 15 गुना है, 15, तो 90 की वैल्यू भी 15 गुना होगी। 15 निम्मा 135, 1350 रुपए सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है जी, जल्दी से एक सवाल और कर लेते हैं, 40 पूरे हो जाएंगे फिर बनाइएगा।